गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेम बायोलॉजी के अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है एंजाइम्स। ठीक है, और आज हमारा टॉपिक रहेगा प्रिंसिपल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। प्रिंसिपल ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। देखिए क्या होता है ये, आप जानते हैं एवरी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। ठीक, हर एक जो रिएक्शन होती है, हर एक अभिक्रिया के अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं और बनते हैं। ऑल सच एक्टिविटीज और ट्रांसफॉर्मेशन लाइक अलाइनमेंट ऑफ रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिएंट अनस्टेबल चार्जेस, बॉन्ड्स ब्रेकेज, बॉन्ड रीअरेंजमेंट्स रिक्वायर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इन सभी प्रक्रियाओं में एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये कौन कौन से हैं, जैसे ये बंद होते हैं उनका टूटना, नए बंदों का बनना, इन दोनों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो चार्ज होते हैं, एक जगह से चार्ज का निकलने में भी ऊर्जा चाहिए, दूसरी जगह चार्ज को जाकर जुड़ने में भी ऊर्जा चाहिए। तो हर एक एक्टिविटीज के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। फॉर एनी रिएक्शन टू प्रोसीड द रिएक्टेंट्स must possess certain amount of energy that is required for all these transformation to take place। तो इन सभी रिएक्शंस के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। दिस इवेंट और स्टेट इज कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो अवस्था होती है इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। दोनों की एक तरह से नहीं बोले तो संक्रमण अवस्था होती है। ये संक्रमण अवस्था का मतलब है जब कोई अभिक्रिया होती है, एक बंध टूटता है और दूसरा बनता है, तो उनके बीच की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं संक्रमण अवस्था। तो इसमें ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा होती है। दिस डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी लेवल ऑफ सबस्ट्रेट एट ग्राउंड लेवल एंड दैट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पर जो रिएक्शन है उसको स्टार्ट करवाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, द रेट ऑफ एनी रिएक्शन इज गवर्न्ड बाय द एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब किसी भी रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए यहाँ पर एक्टिवेशन की जरूरत होती है, एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, और ये एक दर होती है, मतलब लगातार उतनी एनर्जी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस शुरू कर दिया और शुरू हो गई उसके बाद में वो एनर्जी की जरूरत नहीं है, लगातार जरूरत होती है उसकी। मतलब पर यूनिट टाइम में जितनी भी रिएक्शन हो रही है या पर रिएक्शन के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो उनको चाहिए ही चाहिए। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो द सबस्ट्रेट हैव टू अटेन एनर्जी इक्विवेलेंट टू एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन सो एज टू पार्टिसिपेट इन इट। तो हर एक रिएक्शन को स्पेशल एनर्जी की आवश्यकता होती है, किसी के लिए कम किसी के लिए ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ग्राफ से समझे प्रोसेस, एक तरफ रिएक्शन की प्रोग्रेस होगी, दूसरी तरफ फ्री एनर्जी की होगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, किन किन के बीच में, एक तरफ यहाँ पर होगा प्रोग्रेस ऑफ एनर्जी, प्रोग्रेस ऑफ एनर्जी, और दूसरी साइड है फ्री एनर्जी। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या होता है, अगर ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट का मतलब वो मॉलिक्यूल जो रिएक्शन करने जा रहे हैं, तो यहां पर ये होता है एक सिंपल नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, और जब ये विद एंजाइम है, अगर एंजाइम यहां पर अवेलेबल है तो इतनी एनर्जी में काम हो जाता है। ठीक है, और अगर एंजाइम नहीं है तो उस टाइम पे एनर्जी ज्यादा चाहिए। तो यहां पर देखो इस ट्रांजिशन स्टेट के दौरान कितनी एनर्जी की जरूरत होगी, यहां से इस तरह से बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये होगी यहां पर नो कैटालिसिस, नो कैटालिस्ट। यहां पर बिना उत्प्रेरक के इतनी ये जो ट्रांजिशन, एक तरह से आप बोले इसको एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है बिना कैटलिस्ट के, और कैटलिस्ट के एक्टिवेशन एनर्जी की कम जरूरत होती है। तो देखा जाए तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है विद कैटलिस्ट कम होती है
और विदाउट कैटलिस्ट ज़्यादा होती है। देखिए, दिस कैन बी अचीव्ड बाई चेंजेज इन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन लाइक इंक्रीज इन टेम्परेचर और बाई एडिशन ऑफ ए कैटलिस्ट एक्सेट्रा। तो यहाँ पर हम टेम्परेचर में, प्रेशर में या कैटलिस्ट में चेंज करके हम इस चीज को जो बढ़ रही है उसको हम कम कर सकते हैं। एंजाइम्स एक्ट्स एज कैटलिस्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शन एज दे आल्सो रिड्यूस द एनर्जी बैरियर फॉर द रिएक्शन दैट इज द लेवल ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर जो कैटलिस्ट होते हैं, जिनको हम एंजाइम बोलते हैं, वो क्या काम करते हैं, यहाँ पर जो एनर्जी बैरियर है, इतना ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, उसको कम कर देते हैं और यहाँ पर इतनी एनर्जी में, यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इतनी एनर्जी में ही काम चल जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एनर्जी की बचत होती है। ठीक है, आपने देखा होगा, इसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। बायोकेमिकल एग्जांपल नहीं है वो एग्जांपल एक तरह से मेटलर्जी का है। यहाँ पर जब हम सोने को पिघलाते हैं तो सोने को पिघलाने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में सुहागा मिला देते हैं तो वो सोना आसानी से पिघल जाता है। नॉर्मल 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वो आसानी से पिघल जाता है। लेकिन अगर उसको बिना सुहागा के उसको गर्म करेंगे तो वो 1000 डिग्री सेल्सियस से पिघलेगा। तो यहाँ पर कितना एनर्जी बैरियर कम हो गया, 600 डिग्री सेल्सियस के अंदर तो बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में बात करते हैं। सबस्ट्रेट्स बाइंड विद द एंजाइम एट द एक्टिवेट साइट्स, द रिड्यूसेस द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोमोट कैटालिसिस इन द फॉलोइंग मैनर। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट है जिनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स एट द कैटालिटिक साइट ऑफ द एंजाइम which may favor the reaction to proceed in the forward direction। तो यहाँ पर क्या करता है, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो क्या करते हैं, उस सॉल्यूशन के अंदर जहाँ पर ये रिएक्शन हो रही है वहाँ पर इसके एक तरह से डेंसिटी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देते हैं, या फिर जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उनकी मात्रा को इस तरह से बढ़ा देते हैं ताकि ये रिएक्शन तेजी से हो सके, जल्दी हो सके, कम एनर्जी रिक्वायरमेंट में ही एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी कम जरूरत होती है। दूसरा पॉइंट देखो, इन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स द एंजाइम होल्ड्स ऑल द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स इन द सुटेबल ओरिएंटेशन रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस। तो यहाँ पर जब एंजाइम का हम यूज करते हैं तो उस सबस्ट्रेट के अंदर जितने मॉलिक्यूल होते हैं सबके सब एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि रिएक्शन बहुत तेजी से हो सके और यहाँ पर बिना एनर्जी लॉस के कंप्लीट रिएक्शन हो सके। तीसरा पॉइंट देखिए, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ पाथवे ऑफ द रिएक्शन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू ए नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्स। तो जब ये रिएक्शन हो रही होती है उस दौरान, मतलब बीच रास्ते की बात है, उस टाइम पे कुछ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंटरमीडिएट फॉर्म्स, तो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनते हैं उसमें कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पास थ्रू, वहां से होकर गुजरते हैं, थ्रू ए नंबर ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्स द एंजाइम हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर देम एंड these forms possess free energy level suitable for the reaction to occur। तो यहाँ पर जो एंजाइम क्या करते हैं, वो जो इंटरमीडिएटरी फॉर्म होते हैं, मतलब बीच में एक स्टेट आता है उसके बाद में वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑटोमेटिक, पर ऑटोमेटिक होने के लिए उनको भी एनर्जी चाहिए होती है, पर ये एंजाइम क्या करते हैं, उनको एनर्जी फ्री कर देते हैं, बिना एनर्जी के वो वहाँ से अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें टाइम बहुत कम लगता है ना। तो ये एंजाइम का बहुत अच्छा रोल होता है। नेक्स्ट है, द एक्टिव साइट इज कम्प्लीमेंट्री। एक्टिव साइट आप जानते हो दो साइट होती है, एक एक्टिव होती है और दूसरा होता है एक तरह से की एंड लॉक में, आपने देखा था की लॉक थ्योरी, और उसके बाद में एक्टिव साइट और स्ट्रेट है। तो एक्टिव साइट वहां होती है जहां पर रिएक्शन आसानी से हो जाती है। तो द एक्टिव साइट इज कम्प्लीमेंट्री टू द ट्रांजिशन स्टेट दैट इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन रिएक्टेंट्स सबस्ट्रेट एंड द प्रोडक्ट, देयरफॉर बाइंडिंग ऑफ एंजाइम एंड ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट इज मोर टाइट और फिट। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक्टिव साइट है वो और भी ज्यादा एक्टिव हो जाती है। ठीक है, मतलब एक्टिव साइट में रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से होती है और जो बाकी जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे छेड़छाड़ नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, दिस सबस्ट्रेट ऑन बाइंडिंग विद एंजाइम एट द एक्टिव साइट इज स्ट्रेन्ड एंड सो इट अंडरगोज
redistribution of electrons and transform into the transition state. Such kind of binding between enzyme and substrate involves weak non-covalent interactions and releases free energy in small amounts, and free energy liberated in called binding energy. तो देखिए यहाँ पर एक्टिव साइट और जो सबस्ट्रेट होते हैं, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं उस दौरान जब एंजाइम इनमें मिला दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, आसानी से रिएक्शन होने लगती है। जब रिएक्शन होती है तो यहाँ पर क्या होता है, जब कोई बॉन्ड टूटता है तो टूटने में कुछ एनर्जी चाहिए होती है, तो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है एंजाइम। लेकिन जब टूटती है तो उसमें बहुत सारी एनर्जी पहले से अवेलेबल होती है, तो वो एनर्जी फ्री होती है। मतलब ये मान लो कि जैसे लकड़ी है, उसको कुल्हाड़ी से काटेंगे तो काटने के लिए हमको ऊर्जा चाहिए जो हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हम लकड़ी को जलाकर भी तो ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो ऊर्जा तभी मिलेगी जब हम उस लकड़ी को काटेंगे तब। ऐसा ही यहाँ पर है, जो सबस्ट्रेट और एंजाइम है वो जब रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन करवाने के लिए तो एनर्जी चाहिए, लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगी, बॉन्ड टूटेगा तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, तो उस एनर्जी को बोलेंगे, वो जो निकलने वाली एनर्जी है वो कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी, है ना। ये बाइंडिंग एनर्जी क्या करती है, उस बॉन्ड को बांध कर रखने का काम करती है। इट इज दिस बाइंडिंग एनर्जी दैट सर्व्स एज द मेजर सोर्स ऑफ फ्री एनर्जी यूज्ड बाय एंजाइम्स टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ एनी रिएक्शन। तो ये जो एनर्जी निकलती है इसको एंजाइम यूज करते हैं आने वाली अगली रिएक्शन को चालू करने में एक्टिवेशन एनर्जी के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ एक बार एंजाइम एनर्जी देते हैं, उसके बाद जो बॉन्ड टूटते हैं उनसे निकलने वाली जो एनर्जी लिबरेट होती है उस एनर्जी को ये यूज करते हैं और आने वाली अगली रिएक्शन में इसको यूज करके यहाँ पर आगे जो अगली साइट होती है उनको एक्टिव करते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर टू बेस्ट अंडरस्टूड एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट्स आर। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल देके बताते हैं आपको। तो सबसे पहले जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट, मतलब सामान्य अम्ल क्षार उत्प्रेरक। सामान्य अम्ल क्षार उत्प्रेरक क्या होते हैं, देखिए सामान्य अम्ल क्षार क्या होते हैं, अम्ल आप जानते हो और क्षार भी आप जानते हो। तो यहाँ पर इसमें कैटलिस्ट कैसे यूज करते हैं तो उनके बारे में बात करते हैं। देखो, ड्यूरिंग दिस कोर्स ऑफ रिएक्शन अनस्टेबल चार्ज्ड इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म्ड इन मैनी बायोकेमिकल रिएक्शंस। These intermediate may break down rapidly to form reactants in the absence of catalysis, thus they fail to take part in the further reactions. Such intermediates can be stabilized by transferring protons to or form the intermediate resulting in formation of species that transform into products easily. This type of catalysis utilize either components of water or proton donors or acceptors. But when the rate of proton transfer to or for H2O मतलब जल water is slower than the rate of breakdown of intermediate only. If very few intermediates are stabilized and take part in the further reactions, but if an alternative proton डोनर और एक्सेप्टर इज प्रेजेंट। तो देखिए यहाँ पर ये क्या कहने जा रहा है कि अगर हम अम्ल और क्षार को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी उसको हम बोलेंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, मतलब उदासीनीकरण अभिक्रिया। आप जानते हो, सिंपल सी बात है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं, हम कोई से भी एक रिएक्शन लेते हैं, H2SO4 प्लस NaOH, है ना। तो यहां पर चलो यहां पर HCl ले लो, H2SO4 की जगह HCl। तो यहां पर क्या बनेगा, ये दोनों मिल जाएंगे और ये दोनों मिल जाएंगे। तो यहां पर इस रिएक्शन के दौरान क्या बनेगा, लवण और जल बनता है, तो NaCl प्लस H2O। तो यहां पर देखो ये रिएक्शन ऑटोमेटिक नहीं होगी। जब देखो ये दोनों पाउडर के फॉर्म में होंगे HCl और NaOH, ये दोनों एक तरह से सूखे पाउडर के फॉर्म में होंगे, उनको मिक्स कर दो कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन एज ए कैटलिस्ट अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा वाटर इनके अंदर मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो पानी क्या करता है, इन दोनों को पिघला देता है और पिघलाने के बाद में इनके अंदर रिएक्शन होने लगती है और फिर ये चीजें बनती हैं NaCl और H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहे कुछ मात्रा में, चाहे एक बूंद भी पानी मिलाइए,
वो पानी की बूंद क्या करेगी, एज ए कैटलिस्ट की काम करेगी, और फिर बाद में तो पानी अपने आप ही बनने लगता है इसमें। तो मैंने बताया था ना कि कैटलिस्ट अपने आप को सेव करके रखता है, अपने आप को बचा लेता है, तो यहाँ पर H2O अपने आप निकला है। तो देखिए यहाँ पर पानी की जरूरत होती है और एज ए कैटलिस्ट यूज होती है ये पानी। अब ये कैसे होता है आप देखिए, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन है उसको शुरू करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है। अब यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, H और Cl, H प्लस होता है Cl माइनस होता है, यहाँ पर एक बॉन्डिंग होती है ना। तो इस बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, वो एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है इसको H2O से, ठीक है। यहां से एनर्जी लेकर ये टूट जाता है, इसी प्रकार से इसको भी तोड़ने के लिए NaOH को तोड़ने के लिए भी एक्टिवेशन की जरूरत होती है, उसके लिए भी एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। अब जब ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे तो ये एनर्जी लिबरेट करेंगे, मतलब एनर्जी बाहर निकलेगी, टूटने के बाद बाहर निकलेगी। ये जो एनर्जी निकलती है उसको ये H2 तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब पहले दे दिया फिर तुरंत ले लिया, है ना। उसके बाद में क्या होगी, ये रिएक्शन करेगी, रिएक्शन करने के बाद में यहाँ पर NaCl बना, है ना। तो NaCl बनने में इनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर H2O और बन गया। अब H2O के पास में प्रॉपर क्वांटिटी में एनर्जी मौजूद होगी जो अगले HCl प्लस NaOH की रिएक्शन करवाने के लिए जरूरी है। तो ये एक एग्जांपल था जनरल एसिड बेस कैटलिस्ट का, ठीक है। तो अब दूसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, कोवेलेंट कैटालिसिस, ठीक है, कोवेलेंट कैटालिसिस। तो देखिए, दिस टाइप ऑफ कैटालिसिस टेक प्लेस व्हेन ए transient covalent bond between enzyme and substrate is formed. Normally hydrolysis of a compound take place as। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर कुछ रिएक्शन इस तरह से है, इसको मिटा रहा हूं मैं समझाने के लिए है। कोई प्रोडक्ट कोई केमिकल लेकर यहां पर रिएक्शन नहीं करवा रही है, यहां पर ये रिएक्शन कुछ इस तरह से, जैसे A और B दो है, मतलब दोनों जुड़े हुए हैं। अब यहां पर क्या होगा, H2O को एज ए कैटलिस्ट यूज किया गया है, तो यहां पर A प्लस B केमिकल बन जाएगा, ठीक है। यहां पर A और A माइनस B और A प्लस B का मतलब क्या है ये समझते हैं। In the presence of catalyst enzyme, it take place through an altered pathway as follows। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये एक तरह से यहाँ पर इसको हम यूज करें A माइनस B, ये तो केमिकल है, इस H2O को हम लेते हैं एज ए X, ये क्या है, कैटलिस्ट है। रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या होगा, A माइनस X प्लस B। अब यहाँ पर H2O यूज किया हमने, ठीक है। H2O से क्या होगा, A प्लस X प्लस B, तो ये रिएक्शन हो जाएगी इस तरह से। अब यहां पर क्या होगा, ये निकल कर भाग जाएगा बाहर और बचे क्या आगे, A प्लस B। मतलब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर था वो इलेक्ट्रॉन रिसीवर बन गया यहां पर, किसकी वजह से, इस H2O की वजह से, ठीक है। तो यहां पर डोनर और रिसीवर आप जानते हो, रिसीवर क्या होता है, ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और रिसीवर क्या होता है, ग्रहण करने वाला, और डोनर क्या होता है, देने वाला। तो यहाँ पर पहले ये दे रहा था, इसके पास में अधिकता थी, माइनस है ना चिन्ह, इसका मतलब इसके पास अधिकता थी, लेकिन ये जोड़ने के बाद में इसने इसके जो इलेक्ट्रॉन उसको ग्रहण कर लिए, ग्रहण करने की वजह से क्या हुआ, ये बन गया एक तरह से रिसीवर, मतलब इसके पास में पॉजिटिव आयन आ गए, तो A प्लस B में कन्वर्ट हो गया ये, और इसके पास में जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन थे उनको इसने ट्रांसफर कर दिए इस H2O को। ये फिर अपने आप को क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को फ्री करके अपने आप को फिर से स्टेबल कर लेगा। ये क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। तो आगे देखें यहाँ पर, हाँ अपना अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है उनको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये, जस्ट एक मिनट, गर्मी बहुत पड़ रही है, मैं थोड़ा पसीना पहुंच लेता हूँ, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ एंजाइम एक्टिविटी है ना। जो एंजाइम की एक्टिविटीज है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उनके बारे में बात करते हैं।
तो यहाँ पर मेनली दो ही कारक है। पहला तो है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। देखो, अगर हम एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते हैं किसी भी रिएक्शन के दौरान, एंजाइम सांद्रता बढ़ाते हैं तो वहां पर क्या होगा, एंजाइम ज्यादा एक्टिव होंगे, ज्यादा एक्टिव होंगे तो ज्यादा एक्टिव साइट्स को एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन तेजी से हो जाएगी और जो रिएक्शन है वो जल्दी से खत्म हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम बढ़ने से रिएक्शन जल्दी खत्म हो जाती है, ठीक है। इससे लॉसेज भी हैं लेकिन फायदे ज्यादा हैं। लॉसेज क्या है, यहाँ पर जो हम केमिकल एंजाइम के तौर पर यूज कर रहे हैं वो सेफ बच जाता है, लेकिन इतने की जरूरत भी नहीं होती हमको। क्या होता है, अगर हमने एक भी मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के तौर पर यूज किया, एंजाइम के तौर पर यूज किया, तो वो क्या करेगा, अपने आप प्रोड्यूस होगा और वो एक पूरी रिएक्शन को खत्म कर देगा। यदि हमारे पास में टाइम है रिएक्शन को प्रॉपर तरीके से करवाने के लिए, तो इसको हम कम मात्रा में यूज करें एंजाइम को, तो भी यहाँ पर रिएक्शन को ये पूरी खत्म कर देगा। लेकिन अगर हमारे पास में टाइम कम है तो यहाँ पर हम एक इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। दूसरा है कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसका जस्ट अपोजिट। यहाँ पर सबस्ट्रेट की अगर कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो इससे क्या होगा, देखो इससे रिएक्शन की स्पीड है वो डाउन हो जाएगी, तो इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, बाकी और ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। एक बार रिएक्शन शुरू होने के बाद में तो धीरे धीरे इसकी स्पीड अपने आप ही बढ़ जाएगी। जैसे जैसे कैटलिस्ट अपनी रिएक्शन को शुरू करवाते हैं तो इसमें कुछ केमिकल बनते हैं जो एज ए कैटलिस्ट अपने आप ही वर्क करने लगते हैं। तो शुरू में इसको दिक्कत आती है रिएक्शन को शुरू करवाने के लिए, जब हम कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं तब, उसके बाद में ये ऑटोमेटिक होने लगती है। बस क्या है कि इन दोनों में स्पीड इसकी ज्यादा होती है, इसकी स्पीड कम होती है, बस फर्क यही होता है, बाकी रिएक्शन दोनों के अंदर ही सेम ही होती है। ठीक है, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।